श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज एक विशेष अभियान के तहत मैंने ये कार्यक्रम सुनियोजित करने की चेष्टा की है। चुनाव का अभियान चल रहा है और महासमर का शंखनाद हो चुका है। ये पेपर ने बहुत पहले निकाला था, तो मेरे पास पेपर के बहुत से जो श्रृंखलाबद्ध हैं, मैंने उनको एक तरह से फिर से एक नई कहना चाहिए पेज मेकअप किया है कि किस किस तारीख को क्या क्या निकला। उसके आधार पर मैं आज दो शब्द कहना चाहता हूँ। और तो देखिए लिखा हुआ है कि महासमर का शंखनाद, महासमर लिखा हुआ। हिंदी में शब्द तो बहुत समर, समर तो होता है युद्ध, और महासमर महायुद्ध, महायुद्ध होने जा रहा है। और बता रहे हैं कि ये 19 अप्रैल से शुरू होगा, 7 चरणों में ख़त्म होगा। तो दूसरी लाइन लिखी हुई है कि 7 चरणों में सत्ता, 7 चरणों के अंदर ही सत्ता प्राप्त होगी। मतलब 7 बार चुनाव हो जाने के बाद, 7 जगह चुनाव हो जाने के बाद, देश के 7 खंडों में चुनाव हो जाने के बाद फिर सत्ता जिसको हाथ में आएगी उसको सत्ता मिलेगी। तो 7 चरणों में सत्ता मिलेगी। 5 फैक्टर दे सकते हैं लोकसभा के चुनाव के दिया गया, ये भी दिया गया। तमाम सारे यहाँ पर जो मतदाता हैं सब सामने खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं मिस्टर राजीव कुमार, उन्होंने ये शंखनाद किया है कि 19 अप्रैल से ये चुनाव शुरू होंगे और संभवतः 1 जून को ख़त्म होंगे। इसके बाद ये देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ एक पेपर का एक कटिंग, भूल न जाना वोट देने जाना है। ये भी आदेश दे दिया गया कि भूल न जाना, ये ना हो कि भाई घर के अंदर बैठे हो, 5 बज गया और वोट नहीं डालने गए। तो भूल न जाना, वोट देने जाना है, ये आपके लिए बहुत कंपलसरी है, बहुत कंपलसरी। ये बात उन्होंने बहुत ही कहना चाहिए कि मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाली बात लिखी है। क्योंकि इसका मतलब वो जो वोटर है वो अक्सर भूल जाता है या नेगलेक्ट करता है। उसको अपनी भूमिका को अदा करने में कहीं न कहीं पर उसकी जो कोताही है, उसके लिए लिखना पड़ा अखबार वाले को कि भूल न जाना वोट देने जाना है, भूल न जाना वोट देने जाना है। इसके बाद ये आप देखें कि जागो भाग विधाता, बच्चों जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं, जिन्होंने अपना वो क्या नाम वो परिचय पत्र बनवा लिया, उन सबसे भी कहा जा रहा है, वो देखिए उंगली भी दिखा रहे हैं कि भाई देखिए हम चुनाव में अपना निशान बनवा के आए हैं। जागो भाग विधाता, ये भी दिखा हुआ। एक तरफ ये निकला है कि वोटों की फसल उगाने की चुनौती की जा रही है कि कौन से वोटर्स आएंगे और किस तरह से हमारी जीत होगी। इसमें देखिए मायावती भी कुछ बोल रही है, कह रही है कि जीतने हारने की नहीं, रिकॉर्ड जीतने के लिए लड़ रही है भाजपा, रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। और ये सज्जन श्रीमान अखिलेश कुमार जी कह रहे हैं कि हमारे संविधान के साथ हमारी आपकी जान के पीछे भाजपा, आपके जान के पीछे भाजपा, जान पूछ के पीछे पड़ी हुई भाजपा, ये बात अखिलेश कह रहे हैं। इसके बाद एक आर्टिकल छपा हुआ मेरा, जिसमें हमने बहुत पहले लिखा था, और उसमें ये लिखा था कि मतदाताओं के पीछे, जैसे इस लेख को पढ़िए कि मतदाताओं के समक्ष एक ज्वलंत प्रश्न, मतदाताओं के सामने एक ज्वलंत प्रश्न है। ज्वलंत प्रश्न किस बात का है? मतदाताओं के सामने एक ज्वलंत प्रश्न है कि किसे चुने, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मतदाताओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न कि किसको चुने, किसको ना चुने। तो इसमें मेरा नाम कहीं पर लिखा हुआ, अगर आप देखना चाहें तो ये शायद संभवतः दिखाई पड़ रहा होगा कि राय श्याम राधे लिखा हुआ है। ये भी किस अखबार में छपा था, उसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। तो वास्तव में आज जो बातचीत है वो 10 मिनट के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी भी पार्टी का झंडा बरदार नहीं हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई सदस्यता नहीं है।
मैं एक प्रकार का साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, लेखक हूँ, चित्रकार हूँ, कहानीकार हूँ, नाटककार हूँ, उपन्यासकार हूँ और साथ साथ ये एक भगवान की गुणगान करने वाला, एक प्रकार का यूँ कहना चाहिए कि एक प्रकार का कथावाचक तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनका गुणानुवादक, एक भक्त कवि हूँ। तो मेरे दिमाग में बहुत दिन से था, क्योंकि देखिए मेरा एक लेख जो छपा हुआ है, इसमें हमने लिखा था कि चुनाव आ गए हैं और चुनाव में ये हमें मतदाताओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि किसको चुने, किसको न चुने। इसका मतलब चुनने और न चुनने के बीच का जो द्वंद्व है, ये एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा सामने लाता है। और जितने भी चुनाव अब तक हुए हैं, मैं अपने जीवन के 73% पूरे कर चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि इतने साल में कम से कम 15 बार तो इलेक्शन हुए हैं। लोकसभा के हुए हैं और राज्यसभा के हुए हैं, वो उसके साथ साथ जो प्रदेश स्तर के चुनाव हुए, उन सभी में 5-5 साल का जो अंतराल उसके साथ से हुआ। 15 बार प्रधानमंत्री बदल गए, कुछ लोगों की हत्याएँ हैं, कुछ लोगों को नहीं हत्याएँ हुई, लेकिन ये कहा गया कि 70 साल तक, 75 साल, 72 साल तक कम से कम एक ही सरकार जो है उस सत्ता में ज़्यादातर रही और उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के लोग ही आते रहे और जाते रहे, जो भी करते रहे उन्होंने किया। लेकिन हम आपको बताएं, बहुत जो हमने जो महसूस किया, मैं बहुत कोई किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के ऊपर उंगली उठाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हम उनके अदृष्ट, उनके शासनकाल में जीते जी बहुत दिन तक तो हम लोग समझ ही नहीं पाए कि उनकी कूटनीति, राजनीति क्या है। बिल्कुल कड़वा संसार है। भाई ठीक है, जहाँ कहीं नौकरी लग गई, 2 रोटी मिल रही, चल है, सबसे भाईचारा हो रहा, कोई किसी से मतलब नहीं, मतलब है तो मतलब से मतलब है, इस तरह करते चलते चले जा रहे हैं। कहीं पर धोखा मिला, कहीं पर धोखा नहीं मिला, कहीं पर कठपुतली बने, कहीं पर किसी की बात सुनी, किसी की नहीं सुनी। अरे इसी तरह से आम जनता, जो सबसे निम्नतर जनता है, उसकी कटती चली गई। लेकिन जो राजनीति के जो बहुत दांव पेच वाले लोग थे, उन्होंने खूब रोटी काटी, खूब रोटी सेकी, बहुत आनंद से मगन होकर के रहे और हर बार ये है कि चुनाव में कुछ ना कुछ अपना प्रलोभन दे करके अपना जीतने का हौसला बुलंद किया और उसमें बहुतों को किराए पर खरीदा, बहुतों को उलट पलट किया, किसी के दर बदल हुआ, सब कुछ होता रहा। मैंने देखा कि सन 1900, अगर आप सब लोग याद हो कि सन 68-69 में सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक आई थी भारतीय क्रांति दल, बीकेटी, भारतीय क्रांति दल, और उससे पहले सोशलिस्ट पार्टी, उससे पहले जनसंघ के साथ 2 बैलों की जोड़ी कांग्रेस की थी। और इससे सोशलिस्ट पार्टी, तमाम सारी जो पार्टियां थी, तो सब छोटे छोटे थे। ज़्यादातर लड़ाई सिर्फ 2 ही होती थी, जनसंघ में या तो कांग्रेस में। तो जो वक्त जिसका नाम जनसंघ था, वही बाद में चल करके भारतीय जनता पार्टी बन गई। उस वक्त भी आरएसएस था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक सब था। तो प्राय ऐसा होता था कि जब भी कभी कोई कहीं पर दंगा फसाद कुछ भी होता था, भले ही सत्ता दल के लोग कराते हों, लेकिन कहते क्या थे कि ये आरएसएस वालों का हाथ है, आरएसएस वालों का हाथ है। और इस वक्त मैं दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ या यूँ कहूँ कि पापी पेट की पूजा के लिए जहाँ कहीं नौकरी मिली वहाँ करने चले गए। तो उस वक्त मैं जिस प्रेस में काम कर रहा था, उस प्रेस का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, फाउंडेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड, कौमीवाद और हिंदी का अखबार दैनिक नवजीवन था। तो चूँकि मैं प्रेस का आदमी हूँ, 12 साल, 12.5 साल मैं प्रेस में रहा, संपादकीय भाग में रहा, रिपोर्टिंग किया, संपादकीय काम तो किया, प्रूफ रीडिंग का काम किया और तमाम सारे जितनी भी ट्रेनिंग थी की। फिर हम एडवर्टीजमेंट में गए, वहाँ पर हम क्लासीफाइड मीडिया इंचार्ज हुए। तो मतलब मेरा पूरा अधिक से अधिक जीवन जो है, प्रारंभिक काल जिसे कहना चाहिए, वो हमारा प्रेस से भी था। तो प्रेस में रोज़ खबरें आती थी, लेकिन ज़्यादातर खबरों पर यह होता था कि कांग्रेस की ही खबर उछाली जाएगी, बाकी अन्य खबरों को या तो टोकरी में डाल देंगे या फिर बहुत ही कहीं पर संक्षिप्त समाचार में निकाला जाएगा। मतलब अन्य खबरों को उछालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अन्य खबरों को स्थान देने की भी ज़रूरत नहीं है। उसी तरह के सबका एक माइंड मेकअप था। हम लोग भी, मैं समझ ही नहीं पाता था कि क्या वो बहुत जो हमसे सीनियर मोस्ट थे वो वही समझते रहेंगे, हम तो ना समझते। तो मैं बता रहा हूँ कि सन 71 बांग्लादेश का युद्ध हुआ, उस वक्त भी हमारा देश और लड़ाई लड़ा, सब कुछ किया। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल का तो समय था ही। और उसके बाद ये है कि कांग्रेस में उनकी जो बेटी थी इंदिरा गांधी जी आ गई और वो प्रधानमंत्री के रूप में रही। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ, सन 47 में देश आज़ाद हुआ, राष्ट्र को लोकतांत्रिक राष्ट्र कह दिया गया, लोकतांत्रिक राष्ट्र कह दिया गया, लोकतंत्र की जय विजय कह दी गई, संविधान के अंतर्गत संवैधानिक राष्ट्र कह दिया गया। और यहाँ पर सबको एक प्रकार का एक सूत्र में बांधने के लिए एक नारा दिया गया,
दो बैलों की जोड़ी में ये कहा जाता था कि हम तो किसानों के हैं, किसानों के हैं, लेकिन वो खास तौर से एक अल्पसंख्यक समुदाय का ही भला चाहते थे और देखने में भी यही लगता था। तो नतीजा हुआ कि धीरे 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 कम करते चले गए। आपने देखिए बांग्लादेश का युद्ध हुआ, बांग्लादेश के युद्ध के बाद हम लोग भारतीय जीत गए। जीतने के बाद फिर क्या हुआ कि वहाँ के कुछ बहुत सारे बांग्लादेशी यहाँ पर आ गए थे, उनको यहाँ पर रख लिया गया उनको। उसके बाद ये है कि उसमें एक फ्लू आया था, आई फ्लू, उसमें सबकी आंखें लाल पीली होती जाती थी, उसके लिए भी दवा दरमन की ज़रूरत होती है। बाद में सबके सबके तनख्वाहों से पैसे कटते थे और उनके लिए स्टिकर मिलता था कि हर महीने इतना इतना तनख्वाह दिया जाएगा उनके पालन पोषण के लिए। हम लोग नहीं समझ पाते थे कि वास्तव में क्या हो रहा। सन 75 में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी में सबसे बड़ा काम क्या हुआ? सबसे बड़ा काम ये हुआ कि जितने भी कम से कम अधिकतर कार्यालयों में हमारे यहाँ क्या जितने भी कार्यालय थे उन सभी कार्यालयों में वो दिया जाने लगा, जिसे कहना चाहिए गर्भ निरोधक गोलियाँ, गर्भ निरोधक जो क्या कहते हैं उसको, वो पैकेट दिए गए और तमाम सारे लोगों की नसबंदी कर दी गई। तो ये हुआ कि हिंदुओं को तो ये बलपूर्वक ये पूरी तरह से ये नियम लागू था। और जो अन्य जात के लोग थे, अन्य जात के मतलब अल्पसंख्यक जो लोग थे, जिनके मजहब में ये नहीं लिखा था कि बच्चे पैदा कम किए जाएँ या बच्चे न पैदा किए जाएँ, 2 हों 3 हों 4 हों 10 हों 20 हों जितने भी हों, 2 बीवी रखे 3 बीवी, जो वो सब माना था, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ानी थी और हम लोगों की संख्या घटानी थी। तो एक को नसबंदी कर दी, उनके कोई है नहीं। पहले तो हुआ कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, हम दो हमारे कोई नहीं, ये स्थिति आ गई। और नतीजा हुआ कि धीरे 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 बात बढ़ती चली। खैर समस्या का समाधान अंतोगत्वा प्रधानमंत्री बहुत सारे बदल गए और उन प्रधानमंत्रियों में कभी खास बात देखने को मिली कि जो प्रधानमंत्री जो सत्ता संभाले था उसके सामने अगर कोई आ जाता था तो वो उसको हमेशा के लिए आंखों से ओझल कर देने की चेष्टा होती थी। सच क्या है झूठ क्या है अखबार जानता है, दुनिया जानती है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, कोई नहीं। हम तो एक समाजशास्त्री का ऑब्जर्वर हैं, हमने भी सुना देखा और अखबार में पढ़ा। लेकिन जब 2014 आया इतने साल के बाद, तो 2014 में जब सत्ता हमारी बदली और कांग्रेस के बाद ये भाजपा सरकार आई, तो उसने तो एक एक करके तमाम खेल शुरू कर दिए। उससे पहले वो आए थे 13 दिन तक का राज जो उन्होंने किया था श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर बाद में फिर और सत्ता इधर उधर भटक गई, लेकिन आखिरकार 14 में मोदी महोदय आए और उन्होंने राजपाल संभाला। जितने भी भाई वो तो बहुत ही एक तरह के सर्वज्ञ गुणक है। पहले मुख्यमंत्री थे, 15 साल मुख्यमंत्री रह करके भी उन्होंने राजनीति का एक एक नवज को जानते हैं। हम तो राजनीतिक आदमी है नहीं, हमें तो दूर दूर तक उसकी ABCD नहीं मालूम कि भाई राजनीति कहते क्या। लेकिन हाँ, अगर कोई राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी हमसे अगर ये पूछे राजनीति किसे कहते हैं, तो मैं कह दूंगा पंडित जयशंकर प्रसाद से मिली। जयशंकर प्रसाद ने आज़ाद नाम के शत्रुनामा की किताब में लिखा है, बहुत कड़वा सा बता रहा हूँ आपको। उसमें लिखा हुआ है कि राजनीति उसे कहते हैं जिसके अंदर छल छंद की गंध आती, जिसमें छल कपट दम्भ की गंध आती है, उसका नाम राजनीति है। ऐसी नीति, ऐसी राज माने गोपनीय है, ऐसी गोपनीय नीति जो जनता जनार्दन से को अंधकार में रखकर उसको बिना विश्वास में लेकर उस नीति का प्रतिपादन करना, उसका नाम राजनीति है। ये परिभाषा है, उसका हमको पता नहीं है, बाद में इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब सबको पता है अरे सरकार का आदेश है, और सरकार का आदेश सरकार का। तो अब सरकार ने 10 साल तक राज कर लिया है, अब अगला राज उसके हाथ में है। उन्होंने आकर के बहुत से परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों से लोग बहुत बुरी तरह से नाखुश हो गए। नाखुश सिर्फ वही लोग हुए जो लोग राजनीति की आड़ में अपने रोटियाँ सेक रहे थे, जो लोग पूरी तरह से मनमानी राज कर रहे थे, जिनके मन के अनुसार ही सब कुछ हो रहा था। और वो अक्सर कहते थे कि देश खतरे में है, देश खतरे में है, देश जो है खतरे में है। तो मैं उस वक्त तब तक मेच्योर हो चुका था, तो मैं सोचता था देश खतरे में है और उसके बाद भी देश चला, तो देश चल के जा कहाँ रहा, और खतरे में है। तो जो खतरे में कहते थे वो बहुत मौत से थे, जो लोग खतरे का मतलब नहीं समझते थे वो सिर पीटते थे कि भाई ये तो देश खतरे में, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या। अब सही है, अब क्या है, देश बचाओ। अब देश बचाने के लिए 27 पार्टियां आ गई, 26 पार्टियों ने मिलकर के इंडिया बना लिया।
अब इंडिया बनाने के बाद स्थिति है कि भाई इंडिया में बहुत सारे लोग टूट टाट गए, कुछ लोग बचे हैं, वो भी उनमें आपस में खैर खाई है, फिर भी सत्ता पाने के लिए, लोग सत्ता के लोभ के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए, अपने मनानुकूल देश को चलाने के लिए उन्होंने हर तिक्रम कर लिया। और मोदी ने अपनी कूटनीति से, अपनी राजनीति से, अपने राजनीतिक अनुभव से जो हमारे तह से तह दर तह, गहराई से गहराई थी, उस गहराई तक जा करके उन्होंने सब कुछ जान लिया। और जितने भी करप्ट लोग थे, जितने भी मतलब भ्रष्टाचार में सबके हाथ पैर नाक कान यहाँ गला तक घुसा हुआ था, डूबे हुए थे, या सिर भी घुसड़ दिया था, वो तो केवल बाल बाल से पहचान होती होगी, उन सबको उन्होंने नेस्ताबूद कर, उनको सबको बिल्कुल आउट कर निकाल लिया, उनके चेहरे पर से निकाह हटा दी। अब वो खलबला गए, बहुतों को तो चार्जशीट मिल गई, बहुतों की जो साक्ष्य मिल गए, साक्ष्य के आधार पर उनको संवैधानिक तरीके से सज़ा मिली, क्या हुआ सब कुछ हो। हम ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कहना चाहते, कहने की इज्जत नहीं हुई। तो अखबार वाले तो खूब लिखते हैं, मैं भी अखबार का आदमी तो निश्चित रूप से अखबार पढ़ता था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अखबार तो किसी का नहीं होता, ध्यान रखिएगा कि अखबार किसी का नहीं होता, और वो चाहता तो किसी की धज्जियाँ उड़ा देता, और किसी की चाहता तो बिल्कुल लिखते नहीं। तो अखबार की तो एक कूटनीति बिल्कुल अलग है। तो मैं एक बात बता दूँ, इस समय दिमाग में आ गया कि जब कभी किसी को दृष्टि दोष हो जाता है, या किसी के जीवन में पीलिया हो जाती है, तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं पीलिया को? जॉन्डिस। तो जॉन्डिस जो होती है वो हमारे आयुर्वेद में एक बात खास तौर से लिखी है कि पीलिया उस एक ऐसी बीमारी है, उस व्यक्ति को होती है जिसके जीवन में लोभ आ जाता है। बहुत गौर सुनिए, हम राजनीति से भी हटकर अभी बहुत आयुर्वेद और अध्यात्म की बात कर रहे हैं कि जिन लोभ जब कभी बढ़ जाता है, लोभ जब तक दुगना रहता है तब तक तो कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होना है। लेकिन जब लोभ है, किसकी लालसा है? धन की लालसा है, पद की लालसा है, कद की लालसा है, पहचान की लालसा है, तो सत्ता की लालसा, सत्ता के अंदर बैठे हुए अपने लोगों की लालसा है, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को चलाने की लालसा है। उन सभी की मोह के उन सभी लोग सत्ता के मोह में जो बिल्कुल पागल हो जा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक प्रकार की बीमारी आज नहीं तो कल पूरी तरह से लग जाएगी। तो मैंने पीलिया की जैसी बीमारी हो जाएगी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, और वो शरीर, इनका खून जो है पानी हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने एक बात लिखा है, गोस्वामीचरितमानस में लिखा हुआ, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। जो 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 तीनों से करई मिताई, सन्नपात हो जाई, ऐसे करके चौपाई है, मैं पूरी चौपाई याद नहीं आ रहा। तो कह रहे हैं कि जिन लोगों को ये क्या चीज़ होता है, बात माने वायु रोग, 99% लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल है कि नहीं? सब लोग खूब दिल पर हाथ रख के देख लीजिएगा। तो काम बात, जिनका काम वासना से होता है, काम वातुरता से होता है, और हमारी राजनीति में विशेष रूप से एक से एक लोग जो है रैप के मामले में पकड़े जा रहे हैं। रैप के मामले में पकड़े जा रहे हैं। जो नेता है, नेता के बाप, बड़े नेता, उन सबकी हालत ये है कि रैप ना, सार्वजनिक रूप से तो जो हो रहा तो हो ही रहा, उसको तो कोई बात नकार सकते नहीं। लेकिन जो लोग वो सत्ता में बैठ करके सफ़ेद पोशाधारी हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के केस चल रहे हैं, जो आचरण दुष्चरित का केस चल रहा। तो कह रहे काम से बात रोग पैदा हो जाता है, गैस्ट्रिक ट्रबल पैदा होती है, और लोभ से कफ पैदा होता है, और कब से क्या हो जाता है? वही पीलिया की बीमारी पैदा हो जाती है, और क्रोध पित्त, और पित्त से क्रोध जागृत होता है, जिससे क्या होता है? एसिडिटी पैदा होती है। ये तीन चीज़ें, तीनों रोग, इन तीनों को त्रिदोष कहते हैं। इन तीनों में से अगर असंतुलन की स्थिति आ गई, या तीनों रोग भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, तो सन्निपात मतलब ऐसा हो जाता है कि आदमी जो है वो आए साए बाएँ बकता है, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। जैसे आजकल इस वक्त एक सज्जन है जिनको भाई पप्पू कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, कि भाई वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो भावी प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदार हैं, उनकी सब पार्टी लगी हुई है, सब लगी हुई है। ये तो प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, या बनेंगे शाह, या तो फिर इन दोनों में तो हटा करके वही बनेंगे। अब बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन भाई तो होता क्या है कि जब तीनों तरह की बातें बढ़ जाएँ तो ये रोग हो जाता है। तो हमारे स्वामी रामशंकर जी उपाध्याय जी ने एक बार लिखी थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप अक्षर विन्यास देखिए, आ से लेकर के ओ तक, आ से ले, छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ, तो आ से लेकर ओ तक आने में 8 अक्षर है। तो उन्होंने कहा कि जब आ से बड़ा आ हो जाए
मतलब तो लोभ लाभ जो है ना, लाभ जो मिल रहा है आपके जीवन में, किसी आप जो काम कर रहे हैं भाई, 2 पैसा कमाते हैं, 2 पैसा खर्च करते हैं, तो 2 पैसा अगर कमाया, 2 पैसा लाभ मिला, तो भाई लाभ जो है ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 2 से 4 हो गया, 4 से अगर 16 हो गया, मतलब दुगने का दुगना हो गया, तो मतलब कितना हुआ कि 2 रुपये की चीज़ खरीदी पूंजीपति की, और आपने 14 रुपये ज़्यादा कमाए। तो उन्होंने कहा यहाँ तक तो ठीक है, 2 से 4, 4 को 16, और 16 को जब हम फिर उससे 16 से गुणा करेंगे तो 2 से 56 हो जाएगा। तो कहना आप समझ लीजिए, 8 गुना बढ़ जाने के बाद जब क्या होगा, आदमी के जीवन में पीलिया हो जाएगा, फिर कोई माँ का इलाज ठीक नहीं कर सकता, वो बीमार होकर मर जाएगा, और दूसरा कोई काम नहीं हो, कोई दवाई नहीं बनी उसकी। तो ये हालत है, इस वक्त सत्ता पाने के लिए हर आदमी की आंखों में दृष्टि दोष हो गया है, पीलिया हो गए, और वो यही सोच रहे हैं कि मोदी ने क्या काम किया। हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने जो काम किया वो भी देख रहे हैं, कितने घोटाले हुए, कौन कौन से घोटाले के नाम बताने, हम तो बताने मेरी खुद इंसल्ट फील हो जाएगी, तो मैं घोटाला कुछ नहीं बताऊंगा। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझदार योगी हैं, सब कहा। तो करना क्या है, मोदी ने जो काम किए उन कामों में 2-1 लाइन में पढ़ के सुना दे रहा हूँ, जो वो भी पेपर की कटिंग से हमने नोट किया है। आप चाहे तो जरा सुन लीजिए, मैं उसके बाद बात खत्म कर रहा हूँ। कि राम मंदिर वादा तो सिर्फ उन्होंने आने से पहले ये किया था, सत्ता आने से पहले, भाजपा ने, कि आने से पहले मतलब 2014 से पहले जो उनका एजेंडा बना हुआ, उसमें था कि राम मंदिर बनेगा, 370 बनेगा, समान नागरिक संहिता बनेगी। उसके बाद वो आने के बाद उन्होंने 48,000 करोड़ ईरान का शुरू चुका है, संयुक्त अरब अमीरात का 40 करोड़ का चुना है, भारतीय ईंधन कंपनियों का 1,33 करोड़ रुपए का घाटा जो था उसको पूरा किया, इंडियन एयरलाइंस का जो घाटा था उसे पूरा किया। फिर उन्होंने बहुत बताया है कि राम मंदिर बनाया, कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाया, लद्दाख को अलग करा दिया, पाकिस्तान की हालत को उसको उसकी सबक सिखा दिया, सीसीए लागू हुआ, 1,13,00,000 लोगों को 2.5 लाख रुपए वाले मकान दिए गए, मुफ्त सिलेंडर दिया गया, किसानों को कर्ज माफ़ किए गए। और ये सब मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये सब बाकायदा पेपर में निकला हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। और सब इसके बाद ये है कि भाई भतीजावाद उन्होंने ख़त्म करने की पूरी चेष्टा की, और जितने भी माफिया थे, जितने भी माफियाओं के भी सरदार थे, उन सभी सरदारों को धीरे धीरे तो अंदर, सरदार मीन्स जो सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे उनकी पार्टी के, उन लोगों को भी नेस्ताबूद किया, सब कुछ किया। और लोग बहुत से लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, मोदी के बारे में कह रहे हैं। और ये बात यह है कि भाई फिर भी मोदी साहब की मैं तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं 2 शब्द कहूँगा जो सुन करके आप हैरान हो जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसमें क्या कि राम मंदिर बन गया, सीसीए बन गया, नई शिक्षा नीति लागू हो गई, धारा 370 लग गई, 3 तलाक मंजूर हो गया, जीएसटी लग गई, डिमोस्ट्रेशन लग गया, महिलाओं को खुले शौच में जाने की जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई, शौचालय बना दिए गए, महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्त कराने के लिए गैस सिलेंडर दे दिया गया, और सब ये वैसे गरीबों के सिर पर छत हो गई, करोड़ों नल लगा दिए गए, एक देश एक चुनाव का कारगर कदम उठाया गया, फ्री राशन दिया गया, आधुनिक हथियारों का स्वदेश में पालन करने की सब बात की गई। इस तरह से करते करते उन्होंने बहुत सारे, यहाँ तक कि मानव रहित रेल गेटों का खात्मा कर दिया गया, दुनिया में दूसरे नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, आईआईटी की भरमार हो गई, करोड़ों रुपए की सौर ऊर्जा तय हो गई, नक्सलियों के गले में नकेल डाल दिया गया, और सेमी हाई स्पीड वाले वंदे मातरम की ट्रेनें 40 बन गई, और 75 बनाने का वादा। ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको संक्षेप में पढ़ रहा हूँ, ये अखबार की कटिंग से मैंने लिया, पेपर में जो छपा है, और पेपर में अच्छा छपा, सुबह छपा, मुझे नहीं पता, वो जो छापते हैं बिल्कुल पुष्टि वाले समाचार छापते हैं, इसलिए मैं कह भी नहीं सकता कि भाई कितना सही कितना गलत है। हम सिर्फ अभी एक बात बताना चाहते हैं, देश हमारा है, हम देश के हैं, इस देश की धरती में रहे हैं, यहाँ की आब हवा में रहे हैं, यहाँ का अन्न जल ग्रहण किया, यहाँ की मिट्टी में खेले हैं, यहाँ की मिट्टी में हम मिल जाएंगे, हमारे पूर्वज भी चले गए, अब यहाँ पर भाईचारा ख़त्म हो चुका है, किसी प्रकार की कोई भी आत्मीयता का बोध कराने की जो बात अब तक थी वो सब जो है वो गैराना हो गई है। ऐसी स्थिति में आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने देश की रक्षा के लिए, इंडिया के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए नहीं, भारत के लिए यदि सचमुच आप भारतवासी हैं, भारत देशवासी हैं, देश के रक्षक हैं, देश के सचेतक हैं, देश का दायित्व आपके कंधों पर है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे बच्चों रखना इसे संभाल के। इस लाइन को याद रखिएगा कि हमें कंधों पर जो बोझ है
उसको माता का कंधे का बोझ है, उसको बच्चों को किस तरह सुधारना है ये ध्यान रखिएगा। और वोट बहुत महत्वपूर्ण है, वोट चाहे किसी को दीजिए, जिस पार्टी को अच्छा लगे उसको दीजिए। मैं जानता भी नहीं कौन पार्टी कितनी आएगी कितनी जाएगी, हम ना किसी से कहेंगे ना कहने की कोई मैं ज़रूरत समझता हूँ। आपका आपका अधिकार है और आपका मत बहुमूल्य है, बहुमूल्य है, उसको किसी तराजू में तोला नहीं जा सकता। तो आप समय निकाल करके वोट देना न भूलिएगा, जैसा इसमें लिखा हुआ। हमने इसीलिए इस कटिंग को उसमें लगाया है कि वोट देना न भूलिएगा। अपने देश की रक्षा के लिए आप स्वयं रक्षक हैं, अपने 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 अस्तित्व की रक्षा के लिए आप स्वयं रक्षक हैं, वोट जरूर दीजिएगा। अभी एक घटना घट गई है जिसमें कि केजरीवाल जी को यहाँ से उन्होंने 15 दिन के पैरोल पर छोड़ दिया। इस पर बहुत विवाद हो रहा, बहुत कुछ कहा जा रहा और सारे सब तरफ एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो न्याय नीति है उस पर उंगली उठ गई। जो सबसे सर्वोच्च कहलाया जाता था उस सर्वोच्च न्यायालय के दो, एक दत्ता हैं और एक सज्जन और हैं, जिन्होंने अपने 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 ऑन बिहाफ ऑफ अपने बुद्धि विवेक से उन्होंने निर्णय ले लिया। संविधान की लोग बताते हैं धज्जियाँ उड़ा दी। इस पर पेपर में भी आ गया, सब कुछ लोग तमाम सारी वीडियो बन रहे हैं। अब वो जाने उनका काम जाने बताने, बहुत लंबी डील हुई है, विदेशों से चला, विदेशों से पैसा आ रहा जिसके कारण सब काम हो रहा। अच्छा, विदेश के बहुत सारे लोग आपके पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, अरब कंट्री, अमेरिका, रूस इत्यादि और जो विदेश बहुत सारे ऐसे जो देश हैं, इनके पेपर में बराबर निकल हैं कि वो लोग नहीं चाहते कि मोदी की सरकार आवे। अब क्या खलबली है? खलबली सिर्फ ये है कि जो पहले से भिखारी था वो फिर हमेशा भिखारी रहे। वो अब हमेशा विकसित ही देश कहलाए, विकासशील देश कहलाए, वो विकसित होकर सामने ना आए। उसको हमेशा हाथ फैलाने की जरूरत पड़े, हमारे सामने वो अपनी शायरी कैसे ढाल सकता है। इसलिए भारत को अगर वहीं मोदी द्वारा फिर से तिवारा मिल जाते हैं तो वो कहीं उच्च स्तर न चले जाए, पूरे विश्व के गुरु न बन जाए हमारा देश। इसकी उन लोगों को बड़े अंदर से कुप्त है, बहुत परेशानी है। और ये बात को आपको जान के आश्चर्य होगा, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है जैसे ऑफिस के अंदर कभी किसी चपरासी को बाबू बनाना होता है तो जितने दिन तक उसने पानी पिलाया है जिस ऑफिसर को, तो वो ऑफिसर ही नहीं चाहता कि इसको पढ़े लिखे चपरासी को बाबू बना दिया जाए। नहीं तो वो कल से सलाम करना बंद कर देगा, नमस्कार करना बंद कर देगा, उसकी इज्जत करने में कहीं कोताही नहीं बरते। इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि आपके आपके पेपर में आपके फेवर में कोई गुड गुड कंडक्ट लिख दे या उसके लिए आपके फेवर में कोई रिकमेंडेशन कर दे, ऐसा नहीं। बिल्कुल ठीक है स्थिति। जितने भी देश हैं वो सब देश भारत के विकास को देखकर इस समय अंदर से खार खा रहे हैं और ऊपर से भी पीठ थपथपा रहे हैं। तो भैया आपको देखना है कि हम कितने स्वतंत्र हैं, हमें क्या करना है, और उसको करने के लिए जितना हो सके अच्छे से अच्छा करिएगा। आपके लिए अभी 2-3 चुनाव बाकी हैं। एक बार और मैं बोलूँगा इसी संबंध में, अब तक की जो मुझसे कोई भूल हुई हो, मैंने जो कुछ कह दिया हो, राजनीति का अनभिज्ञ अनजाना व्यक्ति हूँ, तो मुझे आप अपना समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। बाकी मैंने अपनी बात सिर्फ आपको बताने की कही कि वोट की कीमत चुकाइए और वोट की कीमत के साथ माता जी का रक्षा करिए। भारत माता की जय।